हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग के अपने परिवार सक्सेस फॉर यू में। मेरा नाम है योगेंद्र। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। तो चलिए, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हूं आपके लिए फिर से वीवीयू यूजी यूजी आने के अंडर ग्रेजुएशन सेम थ्री का मेजर पेपर ज्योग्राफी। मेजर पेपर ज्योग्राफी, अगर जिन भी स्टूडेंट का अगर ये पेपर है तो जरूर से जरूर इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। इस वीडियो में ना, बल्कि मतलब कि इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर करवा चुके हैं, करीब 3-4 लेक्चर हो चुका है। तो अगर उन सारे लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और दूसरा बात है कि आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी प्रकार से कोई भी रिलेटेड होता है या फिर पीडीएफ आपको इस क्वेश्चन का आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको एक लेक्चर में मात्र एक क्वेश्चन करवाया जाता है, समझे ना। आप अगर एग्जाम से पहले सारे के सारे लेक्चर को अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं और एक बार आप पीडीएफ को रिवीजन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इसके बाहर आपको एग्जाम में पूछा एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे, समझे ना। और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। और पहला बात है कि वीडियो को आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, समझे ना। और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस क्वेश्चन पे चाहिए, या फिर कोई टॉपिक पे अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से बतलाएं, समझे ना। ताकि हमें भी आपके सवाल हमें मिल सके और उसके हम जवाब आपको दे सकें। मैं प्रयास करूंगा कि सबसे इजी से इजी लैंग्वेज में आपको बताने का। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर से जरूर देखने का प्रयास करें, समझे ना। सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। देखिए इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से इस पीडीएफ में आंसर लिखा हुआ है उसी तरह से आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिएगा आंसर शीट में, ताकि जो एग्जाम में नंबर कटने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में देखेंगे, उत्तर देखने से पहले हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लौह इस्पात का जो उत्पादन क्षमता क्या है भारत का, निर्यात आयात क्या है, विकास क्या क्या होता है, प्लस में रोजगार क्या क्या है, कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सारे के सारे चीज को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे इससे पहले देखिएगा, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, समझे ना। तो भारत में लौह एवं इस्पात, भारत में लौह एवं एक सेकेंड यार, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति। तो देखिए यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे, ये मेरा पॉइंट हो गया। यहाँ से आंसर को स्टार्ट करेंगे, यानी कि समझिए इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ से लेकर इंट्रोडक्शन हो गया, यानी कि परिचय जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम परिचय में लिखेंगे, जिसे परिचय में पॉइंट हम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे भारत का लौह और इस्पात उद्योग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उद्योग भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत दुनिया का देखिएगा, ये पॉइंट बहुत याद रखेगा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, समझे ना। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा कि भारत जो है, जो कि दुनिया का सबसे दूसरा उत्पादक वाला देश है, लौह इस्पात उत्पादक वाला देश है। तो समझे, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट में आता है उत्पादन क्षमता। भारत का उत्पादन क्षमता क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो भारत में कुल इस्पात उत्पादन क्षमता लगभग कितना है, तो 142 मिलियन टन है। समझ रहे कितना बड़ा अमाउंट है, 142 मिलियन, यानी कि 142 मिलियन टन, समझे। तो इस पॉइंट को भी जरूर आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट में आता है प्रमुख इस्पात उत्पादक कंपनी, जैसे में कौन कौन से हैं, तो स्टील आर्टिकी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, टाटा स्टील, JSW स्टील। नेक्स्ट में आता है JSPL। नेक्स्ट में आता है
एसएल मित्तल, एसएल मित्तल थोड़ा सा कंपनी का नाम है फ्रेंड्स, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एसएल एसर मित्तर निपन स्टील इंडिया, समझे ना, एम्स इंडिया, इसे थोड़ा सा कंपनी का नाम देख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, आपका वहां पे लिख लीजिएगा, समझे ना। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में निर्यात और आयात, यानी कि क्या क्या यहाँ से निर्यात किया जाता है, क्या क्या आयात किया जाता है। निर्यात आयात का कहने का मतलब है कि समझिए कि एक देश से दूसरे देश में कोई सामान को भेजना, वो हो गया निर्यात। निर्यात हो गया, एक देश से दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है, और एक दूसरे देश से अपने देश में मंगाना वो होता है आयात। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप जरूर समझ लीजिए कि निर्यात और आयात का मतलब कि क्या होता है, इसका मीनिंग। तो चलिए देखिए इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, तो भारत प्रमुख इस्पात निर्यात देश है, देश भी है, यानी कि जो कि भारत है वो प्रमुख इस्पात निर्यात देश है। भारतीय इस्पात उत्पादकों का निर्माण एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अफ्रीका के कई देशों में होता है, यानी कि क्या बोला जा रहा है, तो भारत प्रमुख इस्पात निर्यात देश है। भारतीय भारतीय इस्पात उत्पादकों का निर्यात कहां कहां पे करता है, तो एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में कई देशों में होता है, यानी कि बहुत सारे देशों में, अन्य अन्य देशों में भी भारत अपना जो लोह इस्पात है उसको दूसरे दूसरे देशों में निर्यात करता है, यानी कि देता है, सप्लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो भारत विभिन्न प्रकार के इस्पात सामग्री का आयात भी करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि लोह इस्पात का जो है वो भारत सिर्फ निर्यात करता है, आयात भी करता है, यानी कि मंगाता भी है दूसरे देशों से। विशेष रूप से कौन, तो उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात और मिश्र धातु इस्पात, समझे ना, तो उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात और मिश्र धातु वाले इस्पात हैं जो कि अन्य देशों से भारत अपने यहाँ पे मंगवाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ, रोजगार। रोजगार यहाँ पे देखिए रोजगार के बारे में कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में आता है लोह और इस्पात उद्योग लाखों लोग को प्रत्यक्ष और या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, यानी कि जो रोजगार है लोह इस्पात जो कि लाखों लोगों को उद्योग में प्रत्यक्ष रूप और या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, समझना। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का कहने का मतलब है कि सीधे कोई व्यक्ति सीधे समझे कि अपना रोजगार लोह इस्पात में दे रहा है कोई कंपनी वगैरह में, ये हो गया प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष हो गया, यानी कि उसके रोजगार से किसी आदमी को रोजगार मिलने से समझे एक आदमी का रोजगार नहीं मिलता है, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को रोजगार मिलता है, अगल बगल में समझे कोई सामान अगर परचेज करता है तो उन सारे मतलब समझे कि ये एक दूसरे से सारा का सारा लिंक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीका से रोजगार यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ, इस उद्योग से जुड़े छोटे और मंझले उद्योग में भारी संख्या में रोजगार के अवसर हैं, यानी कि इस उद्योग से जुड़े हुए छोटे और मंझले उद्योगों में भी भारी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 4, इसमें देखिए क्या दिया, विकास और विस्तार। विकास और विस्तार से कौन से पॉइंट बनते हैं, तो उसको देखते हैं। हाल के वर्ष में भारतीय इस्पात उद्योग ने इसके अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजनाएं की शुरुआत की है, यानी कि जो भारतीय इस्पात उद्योग है जो कि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए नए परियोजना की शुरुआत की है, समझे ना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ, इस इस्पात संयंत्रों की स्थापना तकनीकी उन्नत एक सेकेंड, उन्नत, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा नहीं हो रहा है, और उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रक्रियाओं में सुधार कर जोर दिया जा रहा है, समझे ना। फ्रेंड्स थोड़ा सा बहुत ही लंबे समय से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, समझे ना, बहुत सारा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा सा मुंह फिसल रहा है, समझे ना, जीभ फिसल रहा है, इसके कारण से बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में, समझे। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मतलब कि मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बुला नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है अभी मेरा थी मुंह में, समझे ना। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, समस्या और चुनौतियां। तो देखिए इस समस्या और चुनौतियां कौन कौन से समस्याएं आते हैं, कौन कौन से चुनौतियां आते हैं, तो उसके बारे में आप लोग हम डील करते हैं। फर्स्ट में आता है कच्चे माल की आपूर्ति, इसका में देखते हैं पॉइंट में, इस पॉइंट में क्या पढ़ना है, तो उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क और कोयले की कमी एक प्रमुख समस्या है, यानी कि समझिए कि कच्चे माल की आपूर्ति कहने का मतलब है कि उच्च गुणवत्ता वाले मतलब कि अच्छे क्वालिटी वाले जो लौह अयस्क है और कोयला की कमी है जो कि प्रमुख समस्या बन जाती है। कोयले की आपूर्ति और गुणवत्ता को लेकर समस्या बनी रहती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाता है,
लागत बढ़ जाता है। जैसे कोयले की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है और गुणवत्ता से भी लेकर आने की उसका जो क्वालिटी है उससे रिलेटेड भी समस्याएं आती है। इसके कारण जो कि उत्पादन करने में, जो कि प्रोडक्शन करने में जो कि समस्या, मतलब लागत कहने का मतलब कि जो मूल्य है वो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा लग जाता है। इसके कारण से महंगाई भी इसमें ज्यादा बढ़ जाती है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं पर्यावरणीय चुनौतियां। पर्यावरणीय चुनौतियां यानी कि पर्यावरण चुनौतियां कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसमें आता है लोहा और इस्पात उद्योग पर्यावरण और नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे कि वायु और जल प्रदूषण। नेक्स्ट में आता है पर्यावरणीय नियमों और मानकों का फलन करना एक बड़ी चुनौतियां हैं। अब देखिए पर्यावरण चुनौतियां किस प्रकार से आती हैं, तो देखिएगा कोई भी इंडस्ट्री जब लगता है, कोई भी उद्योग लगता है, तो उससे बहुत सारे समझिए कि दूषित प्रकार के वायु निकलते हैं, मतलब कि धुआं निकलते हैं। उससे समझिए कि इन्वायरमेंट में बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। और उससे समझिए बहुत ही अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो कि सीधे क्या कहते हैं, नदी वगैरह, नाला वगैरह में जो कि बहा दिया जाता है, नाला वगैरह सीधे जाकर नदी में मिल जाता है। मैं एक घूमने के लिए गया था, वहां पे वाराणसी साइड में गया था, वहां पे मैंने देखा गंगा जल था। अब गंगा जल को माना जाता है कि समझिए बहुत ही शुद्ध जल होता है, लेकिन मैंने जब उस नदी को देखा तो लगा कि इससे गंदा नदी आज तक हम दुनिया में नहीं देखे हैं। मैं समझे ना, लगता है कि नाला और नदी दोनों एक ही है। इस प्रकार से समझे कि जल प्रदूषण हो चुका है भारत में। तो ये सारे बहुत सारे कारक बन जाते हैं जो कि पर्यावरण चुनौतियां को भी फेस करना पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट में आता है ऊर्जा लागत यानी कि एनर्जी। चलिए इसमें देखिए इस्पात उत्पादन में ऊर्जा की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। ऊर्जा की उच्च लागत उत्पादन प्रक्रिया को महंगा बनाता है। यानी कि जो ऊर्जा है वो बहुत सारे, मतलब कि बहुत ही अत्यंत मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में जरूरत होती है। और ऊर्जा की उच्च लागत यानी कि महंगाई के कारण उत्पादन प्रक्रिया भी महंगा हो जाता है, यानी कि महंगा में फिर बेचना पड़ता है। यानी कि महंगा समझिए कि ऊर्जा लगता है, लाइट वगैरह भी समझिए कि बहुत सारे डीजल वगैरह, समझिए कि बहुत सारे तेल वगैरह, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, बहुत सारे देखिए कितना महंगा चल रहा है। तो इसके लिए उसी के माध्यम से ऊर्जा निकलता है, उससे समझिए बहुत ही ज्यादा उच्च मतलब की कीमत है। इसके कारण समझिए कि उत्पादन प्रक्रिया में भी महंगा पड़ जाता है। इसके कारण समझिए कि महंगा सामान बिकता है, समझे ना। इसके कारण से भी ऊर्जा लागत की समस्या एक होता है। और नेक्स्ट में आता है पुरानी तकनीकी। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, तो कई भारतीय इस्पात संयंत्रों में पुरानी और या विकसित तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में भी कमी आती है। यानी कि पुरानी तकनीकी कहने का मतलब है कि बहुत सारे देखिएगा इस्पात संयंत्रों में जो कि पुराने मशीन, पुराने तरीके से उत्पादन करना, इस प्रकार के जो उत्पादन करते हैं वहां पे उत्पादन क्षमता जो कि और गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है, उत्पादन भी कम होता है, प्लस में उसका जो क्वालिटी है उसमें भी गिरावट आती है पुरानी तकनीकी का प्रयोग करने से। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है, तो नई और उन्नति तकनीकों को अपनाना आवश्यक है जो उत्पादन की अधिक कुशल और पर्यावरण मित्र बनाए। यानी कि मतलब कि क्या बोला जा रहा है, तो पुरानी तकनीकी का मतलब है कि नए और अच्छे तकनीकी, यानी कि नए और अच्छे तरीके से उत्पादन करने वाले मशीन समझे कि उसको आवश्यकता है, उससे उत्पादन में कुशल, यानी कि बहुत ही जल्दी उत्पादन हो जाएगा। और पर्यावरण मतलब जो कि बहुत ही कम अपशिष्ट पदार्थ वगैरह निकालेंगे इंडस्ट्री से, वो सारे तकनीकों की आवश्यकता है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। देखिए क्या दिया हुआ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का कहने का मतलब है कि कंपटीशन। देखिए फर्स्ट में आता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, खासकर चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया जैसे देश से। यानी कि क्या बोला जा रहा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यानी कि विश्व लेवल पर अन्य देशों में भी देखिएगा ना, तो जैसे एक भारत ही नहीं है कि लौह इस्पात का उत्पादन करता है, बहुत सारे अन्य देश भी उत्पादन करते हैं। तो उसमें से समझिए कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है, जिसका क्वालिटी, अब समझिए कि दो दुकान अगर आपके गांव में अगर किराने का अगर दो दुकान है, एक दुकान समझिए कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का सामान देता है, एक दुकान समझिए कि अच्छे क्वालिटी का सामान देता है, तो अब इसी में प्रतिस्पर्धा, दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगता है कि नहीं सर, अच्छे क्वालिटी का सामान समझिए कि जल्दी बिक जाता है, लो क्वालिटी का सामान नहीं बिकता है, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा हो जाता है। लेकिन अगर किसी गांव में एक ही दुकान रहेगा और समझिए को लो क्वालिटी का दे, कैसा भी दे, लेकिन वो दुकान से हमको खरीदना पड़ जाता है, वो मजबूरी हो जाता है। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा भी मार्केट में होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, समझे ना। तो प्रतिस्पर्धा हर एक चीज में होना चाहिए, आप पढ़ाई में देख लीजिए या फिर कोई कार्य वगैरह में देख लीजिए, प्रतिस्पर्धा होता है तो समझिए कि उसका जो क्वालिटी है प्लस में क्वांटिटी A to Z में समझिए कि पब्लिक को कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होता है।
नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर उचित गुणवत्ता वाले उत्पादकों का उत्पादन करना एक चुनौती है। यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो कंपटीशन में जो अन्य अन्य देश जो कि उत्पादन कर देते हैं कम कीमत पर ही उस गुणवत्ता वाले मतलब अच्छे गुणवत्ता वाले जो पति है उत्पादक है उसको बेच देते हैं, उस प्रकार की कीमतें वाले उत्पादक मतलब कि अपने देश में करना एक प्रकार की बहुत ही बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है, समझे ना। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 6 में कहता है बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा, अब इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। बुनियादी ढांचा का फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे तो पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां, जैसे कि खराब सड़क, रेलवे नेटवर्क, उत्पादन और वितरण को प्रभावित करना। अब देखिए, बुनियादी ढांचा कहने का मतलब है कि बहुत सारे देखिएगा इंडस्ट्री वगैरह लगता है तो देखिएगा उसमें बहुत सारे ट्रक से सामान आते हैं, अनलोड होते हैं, लोड होकर दूसरे बेचने के लिए जाते हैं, तो एक परिवहन भी बहुत ही बड़ा समस्या बन सकता है। अगर रोड खराब होता है तो समझिए कि रोड खराब होने के चलते समझिए 1 घंटा का रोड समझिए कि 10 घंटा लग जाता है। आप देखिएगा रेलवे नेटवर्क, तो मैंने बहुत ही कम में घूरता हूँ, ऐसे घूरना चाहिए, लेकिन मैं घूरने के लिए एक बार निकला था तो उसमें देखते हैं करीब 3 से 4 घंटा से भी प्लस ट्रेन जो कि लेट चलती। कभी कभी को तो ट्रेन हम देखें कि लगभग 12 घंटा लेट चल रही है ट्रेन, तो समझिए कि लेट चलने के माध्यम से समझिए बहुत ही ज्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री पर। और उत्पादन और वितरण यानी कि मतलब कि इधर उधर मार्केट में लेकर जाकर पहुंचाना प्लस में एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराना, ये सभी बहुत ही ज्यादा चुनौती वाला सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता होती है। यानी कि जो खराब सड़क है, रेलवे नेटवर्क है, उत्पादन और वितरण में जो प्रभावित करता है लौह इस्पात के उद्योगों को, उसमें सुधार करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ये कहने का मतलब है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसमें कहता है वित्तीय समस्या, यानी कि पैसा से रिलेटेड। इसमें वित्तीय यानी कि पैसा, सीधे समझ लीजिए पैसा, पैसा से रिलेटेड ही वित्तीय समस्या में ही बात होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट में देखिए, पूंजी और कीमत और वित्तीय समस्या कई कई छोटे और मंझोले की इस्पात निर्माण में प्रभावित करता है। उद्योगों की वित्तीय सहायता और निवेश की आवश्यकता है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि वित्तीय समस्या कहने का मतलब है कि बहुत सारे, जब देखिएगा एक छोटे तबके के लोग अगर सोचते हैं कि हम भी एक इंडस्ट्री डालेंगे, बढ़िया से थोड़ा सा कंपनी वगैरह लगाएंगे तो उनके बीच में सबसे बड़ी समस्या आती है तो एक वित्तीय समस्या, पैसे की समस्या, पूंजी की समस्या। ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है, समझे ना। छोटे और मंझले इस्पात निर्माताओं के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या है। इसके लिए वित्तीय सहायता यानी कि सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी भी मिलता है। इस वजह से वैसे तो बहुत सारे योजनाएं चल रहे हैं, लेकिन वो सारे खाली चल रहे हैं, को काम का नहीं चल रहे हैं, समझे। तो वैसे वित्तीय सहायता भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। वैसे वैसे छोटे छोटे मंझले निर्माण मतलब कि छोटे छोटे इंडस्ट्री जो लगाते हैं, प्लस में उसको सहयोग देना चाहिए सरकार के द्वारा। चलिए उस ताकि वो आगे बढ़कर एक बड़ा इंडस्ट्री बना सके, प्लस में अपना रोजगार भी सृजन कर सके, आर्थिक गतिविधि वहां पे चलता है, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे आता है निष्कर्ष, उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष में देखिए क्या दिया हुआ है, तो निष्कर्ष में हम किस प्रकार से लिखेंगे। निष्कर्ष लिखना कंपलसरी है, मैं लिख के कर रहा हूँ। निष्कर्ष आपको बार बार मैं बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि निष्कर्ष आपको लिखना जरूरी है, समझे ना। निष्कर्ष नहीं लिखेगा नंबर आपका सीधा कट जाएगा। देखिए इसमें हम क्या लिख देंगे, तो भारत का लौह और इस्पात उद्योग देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भारत का लौह इस्पात उद्योग है वो अर्थव्यवस्था पर बहुत ही इफेक्ट डालता है, प्लस में औद्योगिक विकास पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। वर्तमान में उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यानी कि जो वर्तमान में जो उद्योग है, इंटरप्रीन्योरशिप है, वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन सरकार और निजी क्षेत्र के प्रयासों से इन चुनौतियों को हल करने का प्रयास जारी है। यानी कि जो सरकार और प्लस में जो इंडस्ट्री डाले हुए हैं उन सारे के में जो मतलब कि आपसी संबंध में बहुत सारे चुनौतियों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। तकनीकी सुधार, पर्यावरणीय जागरूकता और बुनियादी ढांचे के निवेश में भारत का लौह इस्पात उद्योग भारत भविष्य में और भी मजबूती प्रतिस्पर्धा बना सकता है, समझे ना। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोग का ज्यादा कमेंट आता है कि सर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बना दूंगा, बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही समझिए कि बर्डन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना, प्लस में खुद से कंटेंट तैयार करना, A to Z आपको मतलब देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा बहुत ही समस्या होता है और वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा सर एक दो घंटा का लेक्चर कौन देखेगा, समझे ना। पूरा तो आप लोग क्लास की तरह पढ़ा दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा उसमें भी समस्या होता है। आप ही लोग फिर कमेंट कीजिएगा, इसी वजह से बहुत ही लिमिटेड टाइम में थोड़ा समझाना पड़ता है, इस वजह से
थोड़ा सा वीडियो भी शॉर्ट में बनाना पड़ता है, प्लस में आपको इतना गारंटी समझ में आ ही जाएगा। वैसा कुछ ज्यादा भी भारी भरकम सब्जेक्ट नहीं है, समझे ना। आप लोग ज्योग्राफी लिए हैं तो कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे 11th-12th में, समझे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय